12 राशियां, 12 हाउसेस और उसके बाद आपके 9 ग्रह। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी के यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून विदेश वाले ग्रह भी। उसके बाद आती हैं आपके 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र के 4 पद। और उसके बाद न जाने कितने एक्सॉल्शन, डेविएशन, कंबस्ट, रेट्रोग्रेड, 8000 से भी ज्यादा कुंडली में योग। कुंडली पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए हो सकता है बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है कि कुंडली जब पढ़ने की बात आए तो हम शुरुआत कैसे करें, हम पहली चीज़ क्या देखें, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कुंडली पढ़ने का, और उसके बाद हमें दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये एक सवाल जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश करता है या किसी का भी ज्योतिष पढ़ने का मन करता है तो उसके मन में आता है। 10-15 वीडियो देखने के बाद ये सवाल आपके मन में आ सकता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कुंडली पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैंने यहाँ पे सही तरीका नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी एस्ट्रोलॉजर का अपना एक सेट पर्टिकुलर वे हो सकता है कुंडली को देखने का। इसलिए आज मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि मैं उन चीज़ों को सबसे पहले क्या देखता हूँ, उसके बाद क्या देखता हूँ। और अगर आपको ठीक लगे, हम कई सारे चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। तो मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहां पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। सबसे पहली चीज कुंडली में देखने वाली क्या बात होती है, देखिए आमतौर पे आपकी 80, 85, 90% तक की प्रेडिक्शंस, लाइफ के प्रोमिसेस, क्या होगा, कैसी जिंदगी जाएगी, ये सारी बातें D1 चार्ट से हो जाती हैं अगर आपको सच में ज्योतिष आता है। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं कि D9 भी देख लें, D10 भी देख लें, D60 भी देख लें, वो भी फलाना ढिकाना चढ़ दशा और ये दशा वो दशा भी देख लें, अंत नहीं है इनमें से किसी भी चीज़ों का। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जब सब कुछ पढ़ लूँगा तब अपनी प्रैक्टिस शुरू करूँगा तो आप गलत हैं। आपने कुछ भी पढ़ा है, छोटा सा भी, तो आप उसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सबसे पहले माइंड में आप रख लीजिए, अदरवाइज कभी ये सब्जेक्ट एंड तो नहीं होने वाला, बहुत लंबा सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आता है, तो D1 से हमें सब कुछ करना है। लगन कुंडली की यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं। जन्म कुंडली जिसे आप बोलते हो, जो कि आपकी हॉरोस्कोप होता है, तो अपना हॉरोस्कोप जरूर निकालिएगा। और जितने लोगों का हॉरोस्कोप आप निकाल सकते हैं, घर वालों का, परिवार वालों का, वो भी अपने पास रखिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कुंडली को जज करना चाहिए और मेरे तरीके क्या हैं कि कुंडली को जज कैसे किया जाता है। जब हम अकल गुरुकुल में पढ़ाते भी हैं तो इन्हीं सारे स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं कि कुंडली को जज कैसे करो। इतनी सारी चीज़ें हैं, पहले कौन देखो, दूसरी बार क्या देखो, तीसरी बार क्या देखो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरे साथ ज्योतिष में जर्नी अपनी बनाना चाहते हैं, तो अकल गुरुकुल के नए एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप बैच में आप आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब अपने वीडियो पे वापस चलते हैं। लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप है लग्न देखना, यानी कि फर्स्ट हाउस देखना। अब फर्स्ट हाउस देखना क्या है, मतलब ऐसे आंखों से नहीं देखना है। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है, फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, कितने प्लेनेट बैठे हैं, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ जाकर कुंडली में बैठा है। ये पहला स्टेप है आपका जब भी आप कोई कुंडली देख रहे होंगे। अब फर्स्ट हाउस देखना कैसे, आइए, ये कुंडली है आपके सामने, इसका मैं कोई बैकग्राउंड आपको नहीं बताऊंगा। सो फर्स्ट हाउस में सबसे पहले आई आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि अपने आप में एक कठिन राशि होती है, दुख दर्द पीड़ा को रिप्रेजेंट करती है, रिसर्च और एनालिसिस पावर को भी रिप्रेजेंट करती है, स्पिरिचुअलिटी या फिर मैं कहूँगा कि वो जो डीप डेप्थ की साधनाएं होती हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, पर इन शॉर्ट दुख दर्द पीड़ा को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए वृश्चिक लग्न होना अपने आप में एक कठिन बात होती है। काफ़ी सारे अप एंड डाउन आपको लाइफ में झेलने पड़ते हैं, और एक बीतता है दूसरा आता है, एक बीतता है दूसरा आता है, और कोई ना कोई एक ऐसा आयाम होता है जिंदगी का जो हमेशा अधूरा रह जाता है। तो वृश्चिक लग्न मिल गया तो यहाँ पे हमें आया कि लग्न में बहुत खूबसूरत राशि तो नहीं आ गई है, अनलेस अनटिल ये व्यक्ति अपनी राशि का ही काम ना कर रहा हो। यानी कि जैसे वृश्चिक राशि है तो किसी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो, या फिर किसी भी तरह से रिसर्च के बिजनेस में हो, साइंटिस्ट हो, या फिर इंजीनियरिंग हो और हार्डकोर AI वगैरह काम कर रहा हो, तब तो ठीक है। बट ये पर्सन इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, तो वृश्चिक राशि मिल गई। लगन में थोड़ा डिफिकल्टी, पर अभी हम अपने पूरा अपना बात नहीं बताएंगे, मतलब एकदम कंक्लूजन में नहीं पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज हमने देखी है सूर्य। अच्छा, सूर्य का लगन में बैठना अपने आप में एक पावरफुल पोजीशन है। सूर्य लगन में इंसान को फेम भी दे देता है, अथॉरिटी भी देता है, पावर भी देता है, सब कुछ दे सकता है। सूर्य लगन में राजा अपने एग्जॉल्टेड हाउस में बैठे हैं। सन यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, भले उसकी राशि एरीज नहीं है यहाँ पर, लेकिन स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, पर अपने एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा है। सन इज वेरी पावरफुल। बट सूर्य जब 8वीं राशि में बैठते हैं ना, तो इंसान को हमेशा लाइफ में ग्रेट सक्सेस की
क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, बट उतना नाम वो नहीं कमा पाता और उसके अंदर एक डेस्परेशन आपको देखने को मिलेगा। प्लस सूर्य जब 8वें घर में बैठे या 8वीं राशि में बैठे, फादर की लाइफ डिफिकल्ट होती है, फादर एक जगह टिकते नहीं है, फादर को देश निकाला मतलब बेसिकली इधर उधर भागने वाली जॉब होती है या फिर अपना घर तो छोड़कर दूर जाना पड़ता है। फादर की लाइफ में अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। तो सूर्य बैठा तो अच्छे हाउस में, एग्जॉल्टेड हाउस में है, बट अच्छी राशि में तो नहीं बैठा है। इसके बाद अभी क्या लग्न लॉर्ड को कोई खराब कर सकता है? खराब कैसे? सूर्य के दो मेन दुश्मन है, एक शनि है, एक राहु है। राहु जब सूर्य के पीछे बैठा है तो ये भृगुनंदी नाड़ी का एक सूत्र होता है कि अगर राहु आगे पीछे सामने आ जाता है तो सूर्य हैम्पर होता है, खराब होता है। और मैंने जब देखा है, आप में से सब लोग अपनी कुंडली में देखेगा, अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है या राहु आगे पीछे या सामने बैठा है तो आप सुबह उठ नहीं पाते। सुबह की जो धूप होती है सूर्य की, वो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। सूर्य यहाँ पे बैठ के, अब राहु भी उसको खराब कर रहा है, राहु इज अप्रोचिंग टुवर्ड द सन, सन जा रहा है दूसरे घर में, बट क्योंकि सूर्य यहाँ पे एग्जॉल्टेड है तो इस इंसान को बस एक ही काम करना है, बोलना कम है। ये व्यक्ति अगर ज्यादा बोलेगा तो ये सूर्य को खुद ही खराब कर देगा। कम बोलना है, तो बाय द गॉड ग्रेस ये कम बोलते थे, इस वजह से इनका सूर्य यहाँ पर बचा हुआ है। एनीवेज, अभी भी हम पूरी तरह से अपने कंक्लूजन पे नहीं आ चुके हैं कि ये कुंडली अच्छी है, खराब है, क्या है। हमने लग्न की राशि देखी, लग्न लॉर्ड को देखा, लग्न लॉर्ड खराब हो रहा है, सही हो रहा है, ये भी देखा। अभी लग्न का मालिक क्या कर रहा है ये देखते हैं। लग्न का मालिक 8वें घर में जाकर बैठ गया। लग्न का मालिक 8वें घर में जाकर बैठना, कई किताबों में, पुस्तकों में इसे पितृदोष भी बोला जाता है। और इन शॉर्ट पितृदोष हो ना हो, लग्न का मालिक 8वें घर में फिर से बोलता है कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, सडन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आते रहेंगे। लाइफ स्मूथ नहीं चलने वाली, अप एंड डाउन बहुत होंगे। जो नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी जैसी चलती है वैसी ज़िंदगी तो आपकी नहीं चलने वाली। आपकी ज़िंदगी में आप काफ़ी सारे टर्मोइल, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के लिए रेडी रहिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि लग्न की हालत बहुत अच्छी तो नहीं नज़र आती है। यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव बात इस हॉरोस्कोप में कर रही है वो ये है कि यहाँ का बैठा जुपिटर अपनी खुद की राशि में बैठा है, यानी कि पावरफुल जुपिटर है। धन के घर का मालिक है, अगेन वेरी ऑस्पिशियस जुपिटर। 5वां घर जुपिटर का खुद का पक्का घर है लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो जुपिटर पावरफुल है यहाँ पर। और जुपिटर सीधे लग्न पे दृष्टि डाल रहा है। जुपिटर लाख, सवा लाख दोषों को खत्म कर देता है अगर वो किसी भी जगह अपनी दृष्टि डाल दे। तो यहाँ पर फिर अब हम कंक्लूजन निकालेंगे जुपिटर को देखने के बाद। आप ये भी पूछ सकते हो कि मून भी तो दृष्टि डाल रहा है। हाँ ठीक है, मून दृष्टि डाल रहा है, पर मून इतना यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट नहीं लेंगे, और क्योंकि हमारा दूसरे स्टेप में मून इन्वॉल्व है, इसलिए भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आने वाले हैं, बट क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग है ये व्यक्ति वहां से निकल जाएगा और शाइन करेगा। सन एक्सॉल्टेड है, कम बोलेगा, शाइन करेगा। तो अगर इन्होंने अपने सूर्य को खराब नहीं किया, जुपिटर ब्लेसिंग दे ही रहा है, ही विल शाइन। यहाँ पर ये हमें बात निकल कर आई जस्ट बिकॉज ऑफ जुपिटर। तो कई बार कुंडली में बहुत चीज़ें खराब होती हैं, सिर्फ एक प्लेनेट आपका ठीक है, वो आपको बचा लेता है। अभी जुपिटर ठीक करने के, जुपिटर को इनको खुद भी ठीक करना पड़ेगा, यानी कि सात्विक रहना पड़ेगा, रिलीजियस रहना पड़ेगा। मतलब सात्विक से मतलब नहीं है कि प्याज लहसुन मत खाओ, सात्विक से मतलब है बुरा मत करो, किसी का खराब मत करो। जितना कुछ लोगों को या दुनिया को बेटर बनाने के लिए कर सकते हो वो ज़रूर करो। और संतान के घर में ये जुपिटर बैठा है तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। अपने बच्चों को, अपने ही नहीं सारे बच्चों को, जितने से आप मिलो, ठीक है, अपने बच्चों को तो सभी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बच्चों के लिए आप कुछ भी एनजीओ चलाइए, डोनेशंस करिए, पढ़ाई लिखाई करवाइए उनकी। अगर इस तरफ आप चले गए तो ये जुपिटर को और पावर मिलती है। तो इस तरह से भी हम इस कुंडली को देखेंगे। इवन अगर आपने पुखराज भी पहना जुपिटर को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो भी आपका मतलब इस चार्ट का काम बन जाएगा। ये है पहला स्टेप। पहले स्टेप में देखा कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बट जज इसी तरह से आप करोगे कि इस इंसान ना ये लो लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, या फिर बहुत हाई लेवल पर है। ये आपको इस एक कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा स्टेप क्या होता है कुंडली को देखने का। लग्न को देखा, लग्न की हालत देखी, दृष्टियां देखी, सब कुछ देखा। दूसरा स्टेप है आपका चंद्रमा को देखना, मून को देखना। आप कोई भी कुंडली उठाइए, मून की पोजीशन देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मून किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, मून किस हाउस का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है, उसके आगे पीछे क्या चल रहा है, ये सब कुछ देखना। एंड यहां पर मैं कहूंगा एक चीज और आप है कि मून का डिस्पोजिटर भी आप जरूर देखेंगे। डिस्पोजिटर होता है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के मालिक कहां है। बेसिकली जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, इस घर में बैठा हूं, लेट्स सपोज ये रेंट का है, तो इसके मालिक कहां बैठे हैं।
क्या मालिक मेरे सर पे बैठे हैं, बगल में बैठे हैं, या बढ़िया दुबई में कहीं चिल कर रहे हैं? मालिक की हालत जैसी मेरी हालत वैसी। यानी कि मालिक कहेगा बस आज वीडियो नहीं बन सकता है, आप एक कमरे में बैठो बैठो, तो मैं ही परेशान हो जाऊंगा। मालिक कह सकता है अरे तुम्हारा ही घर है बच्चा, अपने आप से काम करो तो मैं खुश रह सकता हूँ। डिस्पोजिटर यही बताता है। तो चंद्रमा के डिस्पोजिटर यानी कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा उस राशि का मालिक कहाँ घूम रहा है ये भी देखना है। तो दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं दोस्तों। दूसरे स्टेप में मून बैठा 2 नंबर की राशि में, एक्सॉल्टेड मून मिल गया। मून इसलिए भी हम देख रहे हैं कि मून मनोस्थिति बताता है। कई बार कुंडली में बहुत सारे मनी योग होते हैं, धन योग होते हैं, एकदम एक नंबर सुपरस्टार योग होते हैं, पर चंद्रमा इतना खराब होता है कि इंसान का मन हमेशा अशांत रहता है, मन से वो दुखी रहता है। आप देखोगे कई रईस लोग, अमीर लोग बैठे हुए हैं पर मन से खुश नहीं है। अब जब अपनी खुशी के लिए वो कई बार स्पिरिचुअल लीडर्स के पास जा रहे हैं, कोई सत्संग में जा रहा है, कोई कहीं रिट्रीट में जा रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, धन बहुत है, मनी बहुत है, इसलिए चंद्रमा देखना जरूरी हो जाता है। अब आइए कुंडली में चंद्रमा एक्सॉल्टेड हो गया। चंद्रमा का डिस्पोजिटर 2 नंबर राशि, मालिक वीनस बैठे 6 नंबर की राशि में 11वें घर में, वीनस डेबिलिटेड है। अब इसको लेकर आप क्या कहोगे? सबसे पहले चंद्रमा 7 नंबर के घर में बैठा है, ये न्यूट्रल घर कहूंगा मैं चंद्रमा के लिए। आफ्टर मैरिज पैसे अच्छे देता है, मदर इन लॉ से प्रॉब्लम दे सकता है, बट नॉट बैड। हम ऐसा नहीं कहेंगे खराब पोजीशन पे चंद्रमा बैठा है, कोई ऐसी खराबी नहीं है। और देखते हैं क्या हो सकता है। 2 नंबर की राशि एक्सॉल्टेड मून इज अ गुड मून। तो चंद्रमा बहुत अच्छा है ये। अच्छा, चंद्रमा इसलिए भी हम देख रहे हैं कि ये आपके ना पैसे का लेवल कहाँ है वो भी बताता है आपकी कुंडली में, कि आपके पास कितना कैश फ्लो होता है। तो जब मून एक्सॉल्टेड मिल गया आपको 7वें घर में, न्यूट्रल हाउस में मिल गया, उसका डिस्पोजिटर, अब यहाँ पे ट्रिक है ये। अब आपको ना जब आप बहुत साल बिता देते हो ज्योतिष में तब आपको ये बात समझ में आती है। एक नजर से आप देखोगे तो कहोगे कि मून का डिस्पोजिटर तो नीच का हो गया, अब डिस्पोजिटर की हालत बड़ी खराब है, डेबिलिटेड हो गया तो हालत बड़ी खराब है। लेकिन फिर आप दिमाग लगाओगे कि ओ माय गॉड, जुपिटर ऑल्सो एस्पेक्टिंग वीनस, नीच भंग राजयोग बन गया। यहाँ पर वीनस 11th हाउस में खराब नहीं होते, जीत का जश्न मनाता है शुक्र। वहां पर नीच का शुक्र बहुत फालतू पैसा खर्च करवा देता है जिंदगी में, बीमारियों में, डॉक्टरों के पास। तो आप में से जिसका भी शुक्र ना डेबिलिटेड है कुंडली में, आधा डॉक्टर आधे वकील का कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत पैसा खर्च कराता है। इसलिए इन लोगों को डोनेशंस करते रहने चाहिए। कहाँ पर डोनेशन करने? कचहरी के बाहर और हॉस्पिटल के बाहर, बच के रहेंगे आप। अब नीच भंग राजयोग बन गया, वीनस बैठा अच्छे हाउस में है, मून इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। ये सारी चीज़ें हमें कह रही हैं कि इस व्यक्ति की ज़िंदगी में पैसे का फ्लो अच्छा बना रहेगा और धन अच्छा कमाएगा, एक लेवल पे पहुंच के रहेगा। 2 चीज़ें ही हमने जज करी हैं। ये कुंडली एक बहुत फेमस इंडियन एक्ट्रेस की कुंडली है, फेमस में उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात भी करी थी, और वहाँ पे मैंने कुछ प्लेनेट की पोजीशन चेंज करी जो कि आज के हमारे वीडियो में रेलिवेंट नहीं था प्राइवेसी मैटर्स के लिए। बट ये 2 स्टेप से आप बता सकते हैं कि ये कुंडली कहाँ आएगी। लाइफ में हर्डल्स बहुत आएंगे, चेंजेस बहुत आएंगे, सडन इवेंट्स बहुत आएंगे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बहुत आएंगे, बट ये एक्सॉल्टेड सन यानी कि सूर्य की तरह उन सबको फेस करेंगे। जुपिटर की ब्लेसिंग रहेगी तो अंत में हर एक प्रॉब्लम से निकल कर भी चले आएंगे। मून, बिकॉज मून का सब कुछ ठीक है मामला। यहां पर आप इवन ये भी देख सकते हैं कि मून भाग्य के घर का मालिक है और बिजनेस के घर में बैठा है, ठीक है। पिता के घर का मालिक है, बिजनेस के घर में बैठा है, तो पिता से भी सपोर्ट वगैरह मिलना, सब कुछ ठीक रहेगा और अच्छी अर्निंग रहेगी। दिस इज हाउ यू जज हॉरोस्कोप। आज सिर्फ 2 ही स्टेप हम कर रहे हैं, और आगे आने वाले हमारे वीडियोस में अगर आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं बाकी के जो 3, 4 या 5, 7 ही स्टेप होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मैं जैसे करता हूँ, और उसके बाद आप बढ़िया से कुंडली देखने लग जाओगे। तो जरूर बताइएगा कमेंट करके आपको कुंडली कैसा लगा, ये स्टेप या इस तरह का एग्जीक्यूशन कैसे लगा। पर अभी वीडियो खत्म नहीं हो रहा है। एक कुंडली आप ये देखिए अपने सामने, इस कुंडली में भी हम यही अपने 2 फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। लगन में 6 नंबर का लगन है, वर्गो लगन वाले लोगों का क्या होता है ना कि इनकी गलती निकालने वाली पावर बड़ी अच्छी होती है, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत ना कम्युनिकेशन भी मैं कहूँगा ठीक ही होता है, एक हद तक अच्छा लेवल है। बट कन्या लगन के साथ समस्या ये है कि ये ज़िंदगी में 30 साल की उम्र से पहले बहुत कुछ करते हैं, बड़े एब्सर्ड काम करते हैं, कभी कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है 30 से पहले। 30 के बाद जाकर ये अपना अच्छा काम करते हैं और अच्छा कमाते भी हैं वर्गो लगन वाले। तो अभी वर्गो लगन तो ठीक है, हाँ थोड़े चेंजेस करियर में देखने को मिलेंगे, लेकिन बाद में सब बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, इसका लॉर्ड मरकुरी 2nd हाउस में चला गया। 1st हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में है, अपने दोस्त शुक्र के साथ है। शुक्र अपनी खुद की राशि में रिलैक्स कर रहे हैं। मरकुरी का डिस्पोजिटर उसके साथ ही बैठा है, और धन के भाव में धन के देवता वीनस के साथ। मनी पार्ट इज वेरी गुड,
मनी पार्ट बहुत अच्छा है, बस इस व्यक्ति को ना ये कमियां निकालने की आदत लगी रहेगी, अदरवाइज पैसों वाइज ये व्यक्ति ज़्यादा परेशान नहीं होगा, ही विल अर्न गुड। लगन की हालत बिल्कुल ठीक नजर आती है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो मंगल यहाँ पर है, चौथी दृष्टि से मंगल लगन को देख रहे हैं। दिस पर्सन इज वेरी वेरी वर्कोहॉलिक, बहुत काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मतलब ऑफिस होगा 9 से 5 का, ये 9 से 12 काम करेंगे और एक फ़ोन पर काम करने के लिए आ भी जाएंगे। तो जिनका भी मंगल आपको मिले 10वें घर में, कुल दीपक की पोजीशन होती है, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अभी दूसरा हमारा स्टेप है चंद्रमा को देखने का। चंद्रमा 8वें घर में बैठा, नॉट गुड। चंद्रमा 8वें घर में डेबिलिटेड हाउस में बैठे हैं, हालांकि मेष राशि का ये चंद्रमा है। मेष राशि का चंद्रमा होने से हमें दूसरा जो चंद्रमा का डिस्पोजिटर की मैंने बात करी थी वो 10वें घर में चले गए और केतु के साथ बैठ गए। ये व्यक्ति काम में इतना उलझा रहेगा, फिर से मंगल आया है देखिए, इतना काम में उलझा रहेगा कि शायद अपने मन को सुकून देने की एक्टिविटीज़, इवन मैरिज में समय ना दे पाना, परिवार को समय ना दे पाना, परिवार तो छोड़ो बहुत दूर हो गया, खुद को समय ना दे पाना, खुद को रात में नींद ना आना, देर से सोना, ये सारी चीज़ें इसको परेशान करेंगी। बट पैसा बहुत अच्छा है, मनी अच्छी मिलेगी, प्रॉपर्टी सब बना लोगे क्योंकि मंगल भी अच्छा है। तो ओवरऑल आप इस हॉरोस्कोप को ये देखकर बोल सकते हो कि आपका ना धन का मामला अच्छा है, धन पूरी ज़िंदगी आपके पास रहेगा। आप ना बहुत मेहनत करोगे, इधर उधर बहुत भागोगे, कार्मिक कुंडली है ये, वर्कोहॉलिक नेचर रहेगा, बस मन की शांति नहीं है, मन अशांत रहेगा, नींद नहीं आएगी और आप अपने परिवार को या अपनी रिलेशनशिप में समय नहीं दे पाएंगे। तो ये है 2 स्टेप अभी हमने फॉलो किए हैं। कब क्या होगा ये सब चीज़ें हम दशा से एनालाइज कर देंगे, पर ये जो 2 बातें मैंने 2 स्टेप आपको बताए ना, ये पूरी ज़िंदगी कॉमन रहने वाले हैं। पहली वाली कुंडली में पूरी ज़िंदगी कॉमन रहेगा, यहाँ पर भी पूरी ज़िंदगी कॉमन रहेगा, ये बात मैं श्योरिटी से आपको कह सकता हूँ। ये कुंडली हमारी ही कंपनी में एक टॉप मैनेजमेंट लेवल पे काम करने वाले शख्स की है और सच में उनका नेचर ऐसा ही है, दिन भर भागना दौड़ना और सुकून से ना बैठना। आगे चलते हैं, एक और हॉरोस्कोप देखते हैं। ये हॉरोस्कोप भी वर्गो लगन का ही है, कन्या लगन का ही है। वही चीज़, 30 साल की उम्र तक बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ डालना, एक जगह आके सेटल ना होना, लेकिन उस 30 साल की उम्र के बाद जाकर एक जगह आके सेटल हो जाना। डेबिलिटेड वीनस बैठा है, बट क्योंकि जुपिटर वहां पर बैठ गया है तो नीच भंग राजयोग यहाँ पर फिर से बन गया। वीनस डेबिलिटेड है बट जुपिटर साथ में बैठा है तो नीच भंग राजयोग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जुपिटर का लगन में बैठना एक ब्लेसिंग होती है। जुपिटर लगन में बैठता है, कहते हैं कि इंसान जितना मोटा होता जाता है उतना धन आता। अब ये मजाक में कह रहा हूँ, बट कुछ जगह मैंने सच भी देखा है, लेकिन बहुत जगह सच नहीं भी देखा है, ऐसी बात भी है। आप बताइएगा कमेंट करके, जुपिटर लगन में है, आप पतले हैं तो कितना कमा रहे हैं और मोटे हैं तो कितना कमा रहे हैं। जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे धन वाइज, मनी वाइज इस व्यक्ति के लिए सेटल हो गया। लेकिन अभी 6 नंबर राशि के मालिक बुध कहाँ पर हैं? बुध गए 12वें घर में। बुध अपने से 12वें स्थान पर चले गए। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि से जस्ट पीछे चला जाता है तो उसको हम कहते हैं वो अपने से 12वें स्थान पर चला गया है। 12वां घर, 12वां स्थान लॉस का होता है। तो कोई भी प्लेनेट अपनी राशि से, और खास तौर पे बुध की मूल त्रिकोण राशि एक्सॉल्टेड पॉइंट है बुध का, वो वहां से गए हैं, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को जिंदगी में लॉस बहुत होंगे। इस व्यक्ति को, बुध क्या होता है? बुध आपका कम्युनिकेशन होता है, आपके दोस्ती यारी को मंगल रिप्रेजेंट करता है, पर आपके कम्युनिकेशन, बात करने के तरीके, बिजनेस स्किल्स, इन सबको, या फिर आपकी इंटेलिजेंस को मरकुरी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि यहाँ पे मरकुरी जो है वो क्लोजली कंजक्टेड है सूर्य के साथ। सूर्य और बुध अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं और इसको आप बुध आदित्य योग भी कह सकते हो। इवन राशि भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे लियो की राशि में बैठे हैं। हालांकि जो सूर्य होते हैं वो 12वें घर में इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगर सूर्य कभी भी 1 नंबर या 5 नंबर की राशि में आ जाते हैं तो इतना खराब नहीं करते हैं। मज़ा आ रहा है? ये एक एस्ट्रोलॉजर को आप लोग कभी कह देता है ना कोई कि अरे यार एस्ट्रोलॉजी पंडिताई में क्या रखा है, दिस इज़ अ वेरी टफ प्रोफेशन, बहुत कठिन प्रोफेशन है ये। जब आप ज्योतिष पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बड़े हल्के में लेना। जैसे डॉक्टर ऐसे नब्ज छूता है और बोल देता है ये बीमारियां हैं, आप कह देते तो इतने के ही 500 रुपये ले लिए। नहीं, एक्चुअल में ये सब मैं जितनी स्पीड से आपको बता रहा हूँ, ये सब सीखने में बहुत समय लगा है, गलतियाँ करी, सब किया। और आप में से जो एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता है, आप रिलेट कर रहे होगे कि दीज थिंग्स आर टफ बट वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप किसी ऐसे पढ़ते हो, सामने वाले को बताते हो, मज़ा बहुत आता है। तो वो वाली चीज़, वो एक पैशन होता है जो लोगों के अंदर, लोगों को ज्योतिष बनाता है। और ज्योतिष बनाने की बात मेरे मुँह से निकली है, तो आप देखना, आप हमेशा ज्योतिष उस वक्त सीखना शुरू करते हो जब लाइफ में बहुत कंफ्यूज होते हो। आप हमेशा ज्योतिष उस वक्त सीखना शुरू करते हो जब लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करें, क्या कहाँ जाएं। जब हम अकल्ट गुरुकुल पे कोर्सेज पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और एंड की क्लास में पूछते हैं कि कब आए थे और अभी कैसा लग रहा है, तो कहते हैं बहुत परेशान थे।
बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, लाइफ में बहुत परेशानी आती, लेकिन ज्योतिष सीखा तो सुकून मिला। तो ज्योतिष एक ब्लेसिंग है, इसको सीखना अपने आप में एक रेमेडी की तरह काम करता है। और मैं बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ, जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं आपका 8वां घर ठीक हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इवन आप, मैं नहीं कह रहा मेरे मुझसे कोर्स ले लो या मुझसे कुछ खरीद लो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब वीडियो से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, ज्योतिष को समय दीजिए, ज्योतिष आपको बहुत बहुत सुकून देगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मरकुरी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। मरकुरी 8 नंबर के हाउस से 12 नंबर के हाउस तक बहुत खास रिजल्ट नहीं देते। 1 से 7 के हाउस में मरकुरी अगर बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देता है। सूर्य के साथ बैठा तो थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई, लियो राशि में बैठा थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई, बट येट मैं यहाँ कहूंगा कि इस व्यक्ति को अपने बोलने की वजह से या फिर अपने बिजनेस आइडियाज की वजह से इसको थोड़े बहुत नुकसान होंगे, क्योंकि मरकुरी बहुत अच्छी जगह पे नहीं बैठे थे। अब आते हैं और क्या हम देख सकते हैं इस कुंडली में। वैसे मरकुरी के ऊपर राहु की दृष्टि भी है, ये भी एक बात बनती है, एक फैक्टर बनता है। मंगल इस व्यक्ति का भी लगन पे दृष्टि डाल रहा है। वही मंगल 10वें घर में मेहनती बहुत बनाता है इंसान, अपने खानदान में ऐसा काम करता है जो और कोई नहीं कर रहा है। मंगल जेमिनी में बैठा है तो इस व्यक्ति की लाइफ में इसका सिबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पैसे कमा कमा के अपने सिबलिंग को देगा और इस तरह से जिंदगी इसकी चलेगी। मंगल केतु के साथ बैठा है। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन भटकती आत्मा का कॉम्बिनेशन है, और इसको हम ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को जिंदगी में चाहिए क्या इसको खुद ही नहीं पता होता है, और ये वंडर अराउंड करता रहता है। इस वजह से आप देखोगे ना, आप में से जिसका मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, आप पाओगे कि आपको पैसे कमाने की इच्छा है, पर आप कहोगे कि मम्मी के लिए कमा रहा हूँ, भाई के लिए कमा रहा हूँ, पापा के लिए कमा रहा हूँ, वाइफ के लिए कमा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि आपको चाहिए क्या, व्हाट यू वांट एक्चुअली। मंगल केतु यूजुअली नहीं समझ में आता। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी जरूर लगती हैं उम्र के साथ, वक्त के साथ, बट ये कंफ्यूजन बनी रहेगी। बट मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हिट एंड ट्रायल मेथड भी इंसान को कराता है। ये व्यक्ति हर जगह जाकर दरवाजा खटखटाता है, कोई तो दरवाजा मेरी सक्सेस का होगा, कोई तो दरवाजा खुल जाएगा, मैं हजारों दरवाजे खटखटाऊंगा, ये मंगल केतु करवाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे स्टेप पे। चंद्रमा न्यूट्रल पोजीशन पे बैठा है, शादी के बाद अच्छा पैसा देगा। इस कुंडली में चंद्रमा 8वें घर में बैठा था, इसमें अपने न्यूट्रल पोजीशन में बैठा है। चंद्रमा का डिस्पोजिटर जुपिटर 1st हाउस में, जुपिटर अगेन आस्पेक्टिंग मून। बट ये सब तो ठीक है, मून यहाँ तक हमें ठीक नज़र आ रहा है, कोई खास खराबी नहीं दिख रही मून में। लेकिन मून के सबसे बड़े एनिमी शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। तो फिर इस व्यक्ति को मैं कहूँगा कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, हो सकता है अपने ब्रदर के साथ या बहन के साथ बिजनेस करे या सिबलिंग के साथ, नहीं तो कहीं ना कहीं पैसे कमा कमा के अपने सिबलिंग को देता रहेगा। कई सारी गलतियां मिस्टेक करेगा अपने बोलने की वजह से या अपने बिजनेस आइडियाज़ की वजह से। और उसके बाद वर्गो लगन है तो 30 साल की उम्र के बाद जाके स्टेबल होगा, सेटल होगा, बट इसका मन बहुत परेशान रहेगा, शायद इसको नींद भी ना आए। बहुत ज़्यादा चंद्रमा यहाँ पे खराब नहीं है, शनि के उपाय वगैरह कर लिए तो ठीक भी हो जाएगा, बट हाँ, मून से मन अशांत रहेगा, मन इसका उतना लगेगा नहीं या उतना शांत नहीं रहेगा। कई बार अच्छी चीज़ें भी लाइफ में होंगी, उनको उतनी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएगा। पैसा अच्छा है, बिजनेसमैन बनेगा, ये सारी बातें। बस 2 स्टेप अगर आपको ये आ गए तो आप इतनी सारी बातें, अभी मैं बहुत जल्दी जल्दी भी बता रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन मैनी थिंग्स अबाउट सीइंग अ चार्ट। तो ये एक बिजनेसमैन की एक्चुअली में कुंडली है, और ये कमा अच्छा रहे हैं, क्लाइंट है मेरे, बट वही है कि इनको नींद की समस्या है, प्रॉब्लम है रहती है, मन अशांत रहता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हलचल इनको अपने रिलेशनशिप्स में भी देखने को मिलती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, एक और चार्ट देखते हैं। ये चार्ट देखिए, ये बड़ा गजब का चार्ट है, बड़ा फैंटास्टिक चार्ट मुझे लगा, और ये एक बच्चे का चार्ट है, जो कि बच्चा कह रहा हूँ भी, मतलब 2001 में जन्म लिया है, तो 24 साल का बच्चा है, उसका ये कुंडली है। एक्सीलेंट क्यों है ये चार्ट? जुपिटर एक्सॉल्टेड, मार्स एक्सॉल्टेड, सन एक्सॉल्टेड, मून एक्सॉल्टेड, वीनस एक्सॉल्टेड। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 9 5 प्लेनेट आर एक्सॉल्टेड इन हिज चार्ट। ये कोई आम बात नहीं है, बट इसको भी, इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पर वही पहले अपने 2 स्टेप लगा लेते हैं, जो हमने 2 स्टेप आज सीखे हैं। जब इतने सारे प्लेनेट किसी के चार्ट में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं तो नो डाउट वो चार्ट बहुत अच्छा है, पर इतना ही देखकर हम नहीं कह सकते कि आपकी ज़िंदगी तो माला माल होगी या ऐसी होगी वैसी होगी। हमें अपने उन 2 स्टेप पे बने रहना है। तो देखते हैं क्या है। कर्क लगन है, कर्क लगन वाले व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, परिवार फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, सेंसिटिव नेचर होता है इनका,
जैसा देश देखते हैं वैसा भेष बना लेते हैं, तो इनकी संगत जैसी मिल जाए इनको उस हिसाब से काम करते हैं। और थोड़ा सा ना कर्क लगन के व्यक्ति एक उम्र के बाद अकेले रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि बाकी की दुनिया हर्ट बहुत करती है, तो इंट्रोवर्ट भी बन जाते हैं। इसके मालिक गए 11th हाउस में और एग्जॉल्टेड हो गया। जब आपका लग्न लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाता है तो दिस इज अ गुड साइन। मून कैश फ्लो है, अपनी ही राशि में बैठा है, 11th हाउस में है, पैसे का अच्छा इंडिकेशन है। फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस, वेरी गुड इंडिकेशन फॉर मनी। सेकंड लॉर्ड भी 11th में जा जाता है तो वो भी बहुत अच्छा इंडिकेशन ऑफ मनी होता है। फर्स्ट लॉर्ड 10th, सेकंड लॉर्ड 10th, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति के जीवन में धन बहुत आएगा। तो लग्न लॉर्ड पैसे के घर पे चले गए, मून एग्जॉल्टेड हो गया। बट 11th हाउस इज नॉट गुड फॉर मून। 11th हाउस चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। राहु के साथ भी चंद्रमा बैठा है तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है। अब 11th हाउस चंद्रमा क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि ये तो मम्मी के घर से 8वीं पोजीशन होती है, तो मदर के लिए बेसिकली मदर को हेल्थ इश्यूज वगैरह बहुत आते हैं, मदर की लाइफ में अप एंड डाउन बहुत आते हैं। राहु चंद्रमा के साथ बैठता है तो इंसान ओवर एक्सप्रेसिव हो जाता है, ओवर इमोशनल बन जाता है। एक तो कर्क लगन से था ही इमोशनल, अब ओवर इमोशनल हो गया। बट मनी पार्ट इज गुड, पैसा ठीक रहेगा। और चलिए देखते हैं, लगन में एग्जॉल्टेड जुपिटर बैठा है। जुपिटर का लग्न में बैठना कई किताबों में लिखा है कि ये कई सारे लाखों दोषों को खत्म कर देता है। उसके पीछे का रीजन, लगन में बैठ के लगन को संभालेगा, 5वें घर को ठीक यानी कि बेबी एजुकेशन पार्ट ठीक, 7वां घर यानी बिजनेस मैरिज पार्ट को ब्लेस करेगा, 9वां घर यानी कि आपके भाग्य को ब्लेस करेगा। और वैसे इनका वीनस को भी देख रहा है तो शादी वगैरह का पार्ट भी ठीक ही रहेगा, मैरिज का पार्ट ठीक हो जाए। और आज के टाइम में मैरिज ठीक चले आपकी, अपने आप में वो एक राजयोग है। एनीवेज, लगन में जुपिटर एग्जॉल्टेड बैठा, वेरी गुड। लगन लॉर्ड 11th हाउस में बैठे, वेरी गुड। और क्या हो सकता है यहाँ पे? मंगल, चलो दृष्टियों पे आज हम उतना नहीं जाएंगे, और कोई ऐसी खास नहीं दिख रहा है। तो ये दो चीज़ों से अगर जज करें तो मनी पार्ट इज गुड। मदर की हेल्थ, मदर परेशान रह सकती है, मदर की लाइफ में अप एंड डाउन बहुत रहेगा। राहु 11वें घर में इंसान को बहुत पैसा देता है, अगर इंसान ठीक हो जाए तो राहु 11th हाउस में पैसा देता है। तो यहाँ इनका राहु भी आपको 11th हाउस में मिल रहा है। दिस मीन्स इस व्यक्ति के पास पैसा तो खूब है, मनी पार्ट अच्छा है। सेकंड स्टेप में हम मून को देखने ही वाले थे, तो मून फिर से देखिए एग्जॉल्टेड मून है, और उसका डिस्पोजिटर भाग्य के घर में फिर से एग्जॉल्टेड है। पिताजी की वजह से धन मिलेगा। 12वीं राशि है, दादी को रिप्रेजेंट करती है, तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की वजह से भी धन मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है ये बच्चे की कुंडली है, तो सच में जब ये कुंडली मेरे पास आई थी तो आई वॉज शॉक कि बहुत रेयर देखने को मिलती है। भगवान श्री राम की कुंडलियों में ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारे प्लेनेट एग्जॉल्टेड है। उसके बाद ये कुंडली दिखी। मैं बहुत ऐसे जानता नहीं हूँ, मेरी बात बहुत कम समय के लिए हुई है, इसलिए एज अ ह्यूमन कैसा होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। बट हाँ, पैदा होते ही 1000 करोड़ के मालिक थे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इनके फादर ग्रैंडफादर पूरी फैमिली पॉलिटिशियंस की फैमिली रही है, MP MLA रहे हैं पूरी फैमिली में लोग। तो पैदा होते ही, और कई सारे फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस भी हैं, अच्छी अच्छी कंपनी हैं, वो सारी चीज़ें इनके चार्ट में है। बट अभी भी कहीं ना कहीं पर्पस ऑफ लाइफ फाइंड आउट कर रहे हैं। यंग भी हैं तो इसलिए यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, इज़ वेरी यंग। सो धीरे धीरे वो चीज़ कवर हो जाएगी। बट दिस कुंडली इज़ वेरी फैंटास्टिक, और पूरी उम्र ऐसा देखने को मिलता है कि शायद धन की समस्या नहीं आएगी। मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मून को राहु हैम्पर कर रहा है तो बस थोड़ा बहुत ओवर इमोशनल होना, ओवर सेंसिटिव होना, ये चीज़ परेशान कर सकती है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कुंडली में बाकी के ग्रहों को भी अगर आप देखोगे तो मंगल यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, ब्रदर का साथ मिलेगा। सन यहाँ पर एग्जॉल्टेड है तो ये व्यक्ति जॉब नहीं कर पाएगा, इस व्यक्ति को अपना खुद का ही कोई काम करना पड़ेगा, वही चलेगा। शनि 12वें घर में आ गए तो शनि 12वें घर में कह रहे हैं, 12वें घर का शनि भी वैसे खास बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। हालांकि वो एग्जॉल्टेड नहीं है, बट शनि 12वें घर में कहते हैं कि विदेश में जाने में थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन चले गए, विदेश का काम किया तो वो भी प्रॉफिटेबल रहेगा। कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं। बस इस व्यक्ति को चाहिए कि ये व्यक्ति अपने मन को थोड़ा सा मजबूत करे, मन से रिलेटेड मेडिटेशन करे, ध्यान करे, प्राणायाम करे, या किसी गाइड मेंटोर को ज़रूर जीवन में रखे, या फिर अपने बड़े भाई के साथ ही काम करता रहे, बड़ी बहन के साथ, मार्स है ना, तो कुछ अच्छे दोस्तों के साथ भी काम करता रहे। इसका लाइफ बहुत आगे बहुत शानदार जाने वाला है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये था दोस्तों, 2 ही स्टेप में आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि इंसान का ओवरऑल कुंडली का वजन क्या है, मीडियोकर है, मीडियम है,
या वेरी हाई है। तो यहाँ पे आज हमने 4 चार्ट डिस्कस करी। ये एक नए तरह का वीडियो है जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करिएगा। इस तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो के लिए। एक बार फिर से आप सभी को रिमाइंड करा दूं, अकल गुरुकुल का एस्ट्रोलॉजी मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत जल्दी आने वाला है। अप्रैल के एंड में ही लाइव बैच स्टार्ट होगा 4 महीने की ज्योतिष की जर्नी में। अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको जरूर फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।